हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा और उसमें गवर्नमेंट का रोल देखा कि गवर्नमेंट जानबूझकर फॉरेन एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को अबव भी सेट कर सकती है और बिलो भी सेट कर सकती है। तो यह आपने सारी चीज़ें देखी। आज हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर ही टू टाइप्स और देख लेते हैं। तो फर्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड सेकंड वन इज एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो दोनों ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के टाइप हैं। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, राइट। तो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बेटा 1920 से पहले वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके बाद ये क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। और उस टाइम पर फुल बॉडीड मनी क्या होती है, जैसे सोने का सिक्का होता है, सोने के सिक्के में कितना गोल्ड है ये उसके ऊपर उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेशन होता था कि भाई अगर गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि गोल्ड का वेट। ठीक है, गोल्ड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, गोल्ड कम है तो उसका जो वैल्यू है वो कम होगा। ठीक है, तो इसका हम कंपैरिजन करते थे भाई अलग अलग देशों की करेंसी के साथ। जैसे मान लो इंडिया का गोल्ड का कॉइन है और अमेरिका का गोल्ड का कॉइन है, तो हम ये कंपैरिजन करते थे कि किसके गोल्ड में कितना वेट है और उसी के बेस पर उस कॉइन की वैल्यू लगाई जाती थी। अब यहाँ पर बेसिकली जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मान लो एक यूएस डॉलर वो कोई नहीं था, ठीक है। मान लो उसमें 2 ग्रेन गोल्ड, यहाँ पर जी क्या है, ग्रेन के बारे में बताता हूँ पहले आपको। बहुत पुराने टाइम में ग्रेन वैसे एक्चुअल में होता क्या है, एक अनाज का पेड़ होता था और उस अनाज के पेड़ में जैसे हम गेहूं की बाल देखते हैं, ठीक है, इसी तरह से एक बाल आती थी। उस बाल में 16 जो सीड्स थे यानी कि दाने वो आते थे, हर एक दाने का साइज और उसका वेट बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा था। मतलब किसी भी दाने में ये फर्क नहीं होता था कि किसी का साइज ज़्यादा हो कम हो, नहीं। ईच एंड एवरी सीड हैज़ इट्स ओन साइज एंड वेट इक्वल टू ईच अदर। हर एक का एक जैसा साइज और वेट एक दूसरे के बराबर होता था और इसी का इस्तेमाल वेट को मेज़र करने में किया जाता था। ठीक है, आज के टाइम में ग्रेन में वेट कितना है, एक ग्रेन में 64.79891 मिलीग्राम। ठीक है, ये आज के टाइम में, मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है, अप्रैल 22 2020, राइट, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो एक यूएस डॉलर में 2 ग्रेन गोल्ड है यूएसए के में और एक पाउंड में 4 ग्रेन गोल्ड है, यानी कि सिक्का लेके चलो कि भाई एक अमेरिका का सिक्का है और एक यूके का सिक्का है। तो यूएसए के सिक्के में 2 ग्रेन गोल्ड है और जो यूके का सिक्का है उसमें 4 ग्रेन गोल्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूके का सिक्का बेटा यूएसए के सिक्के का डबल है, यानी कि आप ये लगा सकते हो, इसका जो मीनिंग निकाल सकते हो, 2 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड। पाउंड का सिंबल ये है और ये डॉलर का है, राइट। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता था भाई हर एक देश की जो करेंसी थी गोल्ड में, जैसे गोल्ड का सिक्का, तो उसकी वैल्यू का अंदाज़ा कैसे लगता, गोल्ड की क्वांटिटी से। अगर उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ ऑल्सो नोन मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। मिंट क्या होती है, टकसाल। टकसाल क्या होती है, जैसे आज के टाइम में आप अलग अलग तरह के सिक्के देखते हो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, ठीक है, 100 रुपये का भी सिक्का है जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पिक्चर है वो लगा हुआ है। तो ये जो सिक्के हैं ये ढालने का काम होता है, तो जहाँ पर ये ढाले जाते हैं सांचे में तो उसको हम मिंट बोलते हैं, यानी कि टकसाल। तो ये भाई उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड के कॉइन्स थे तो वो कहाँ डाले जाते होंगे, टकसाल में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी, राइट।
तो इससे क्या है, उसकी गोल्ड की क्वांटिटी का पता चलता था कि गोल्ड की क्वांटिटी कितनी, और गोल्ड की क्वांटिटी मेज़र करने का तरीका सिर्फ एक था, वो था ग्रेन। ठीक है। नाउ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ब्रिटेन वुड्स से ही हमें ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की याद आती है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी वर्ल्ड बैंक वगैरह बने थे, वो आपको पता है। ठीक है। तो उस टाइम पर ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। तो उस टाइम पर ये क्या है, जो एडजस्टेबल पैग सिस्टम है, ये भी वही है, क्योंकि यहाँ पर पैग से मतलब है हमारा रिलेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर करेंसी को हम दूसरी करेंसी के साथ रिलेट करते थे, और वहाँ पर बेसिकली क्या है, सबसे जो कॉमन करेंसी ली गई, यानी कि जो सभी के लिए कॉमन थी, वो था यूएस डॉलर। ठीक है। तो इसी के बेस पर अब एक यूएस डॉलर का हम क्या करते, फिक्स कर देते हैं कि भाई इसका प्राइस इतना है। भाई उसका हमने गोल्ड का जो कॉइन है वो देख लिया, और उसकी कीमत हमने निकाल के देख ली, भाई इसकी कीमत इतनी है। तो सभी देशों के जो गोल्ड्स के कॉइन्स थे, उनका कंपैरिजन यूएस डॉलर के साथ किया जाता था। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एडजस्टेबल पैग सिस्टम था, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते थे अलग अलग करेंसी के साथ आप रिलेट करके, और बेसिकली अल्टीमेट जो यूएस डॉलर के साथ आप कंपैरिजन करते, और एक्चुअल में वो गोल्ड के साथ ही कंपैरिजन किया जाता था, क्योंकि यूएस डॉलर जो उस टाइम पर गोल्ड का जो कॉइन था, उसमें गोल्ड की क्वांटिटी थी, उसका प्राइस आपने सेट कर दिया और अपनी करेंसी की वैल्यू उसके साथ कंपेयर कर ली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो भी एडजस्टमेंट आप करना चाहते थे, जो भी रिलेट करना चाहते थे, ये तभी पॉसिबल था जब आईएमएफ, ये भी उस टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट। तो ये अगर अलाउ करता तभी ये क्या है, एडजस्टेबल पैग, यानी कि जो आप अलग अलग करेंसी के साथ अपना कंपैरिजन करते थे और उसमें रिलेट करते थे, तो वो आईएमएफ के द्वारा ही अलाउड किया जाता था। हालांकि ये सिस्टम 1977 में ये बंद हो चुका है, अब ये लागू नहीं है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलता है। मार्केट फोर्सेस कौन सी है, डिमांड एंड सप्लाई। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वही इसका ओरिजिन है, ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जो कि हुआ था 1944 में, और यूएसए में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसी कॉन्फ्रेंस की देन है। नाउ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल जो लचीला हो, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो मार्केट फोर्सेस दो ही है, डिमांड और सप्लाई। भाई जैसे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे ही रेट ऑफ एक्सचेंज वो डिसाइड हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। राइट। अब इसको और क्या क्या नाम से हम पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। सबसे पहला है फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, सेकंड फ्री एक्सचेंज रेट, और थर्ड है पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। इस तरह से इसके नेम अलग अलग है, और इसके अलावा एक नेम और है इसका, दैट इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, these are the two basic determinants of flexible exchange rate, because due to these, only due to these, the rate of exchange is determined. Now demand for foreign exchange, जैसे कि आपने भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, सेम वही चीज़ यहाँ पर लागू हो जाती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द डिमांड विल बी डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। तो वही चीज़ यहाँ पर लग रही है, वहाँ पर प्राइस था, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो रेट बढ़ेगा तो डिमांड डाउन जाएगी, रेट घटेगा तो डिमांड अप होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। On OX axis we take demand for foreign exchange, US डॉलर, $1,000,000, राइट, मिलियन में ले रहे, और इधर हम ले रहे रेट ऑफ एक्सचेंज, और जो कि है फॉरेन एक्सचेंज।
इंडियन रुपीज़ वर्सेस यूएस डॉलर्स, यानी कि इंडियन रुपीज़ और यूएस डॉलर के आप रेशियो निकाल रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लो पहले रेट था, ये रेट कम था तो क्वांटिटी कितनी थी 200, लेकिन जैसे रेट बढ़ के भाई ये कितना हो गया 70, ठीक है, एक यूएस डॉलर की कीमत होगी 70, पहले थी 50, तो रेट बढ़ते ही क्या हुआ, डिमांड डाउन आ गई, अब आ गई 100। इस तरह से क्या है, आप कह सकते हो नेगेटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ एक्सचेंज में और डिमांड में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वही सेम, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में था, इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में था, अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट पर भी यही लागू होता है। रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, रेट घटेगा सप्लाई घटेगी, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट की कीमत आपको ज़्यादा मिल रही है तो आप ज़्यादा बेचोगे, कम मिलेगी तो आप कम बेचोगे, क्योंकि आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि थोड़े टाइम बाद उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। अब डायग्राम देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने सप्लाई ले लिया, वही मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर ओ एक्स एक्सिस पर, ओ वाई एक्सिस पर वही रेट ऑफ एक्सचेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। $1 की कीमत 50 रुपये थी, अब 70 हो गई, तो आप क्या है सप्लाई बढ़ा दोगे। यहाँ पर सप्लाई है, ये राइट वर्ड इसका कर्व होता है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बेसिकली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स। नाउ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो वही इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। क्योंकि एक चीज़ आप जानते हो भाई, जैसे कंज्यूमर है वो तो ये चाहता है कि चीज़ सस्ते से सस्ते या फ्री में मिल जाए, और शॉपकीपर चाहता है कि वो महंगी से महंगी बिके, लेकिन दोनों में से किसी की नहीं चलती है, ना तेरा ना मेरा, बीच का रेट तय होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड करता है कंज्यूमर, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर या शॉपकीपर, तो दोनों का बीच में डिटरमाइन हो जाता है, वो होता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। डायग्राम देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सप्लाई और डिमांड ले रहे हो फॉरेन करेंसी की, यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज है, राइट। अब जैसे मान लो पहले ये आर था, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम रेट था, ठीक है। अब मान लो कीमत बढ़ जाती है तो 100% क्या डिमांड डाउन जाएगी। अब डिमांड डाउन जाने से क्या आप सप्लाई ज़्यादा करोगे? नहीं, आप सप्लाई कम कर दोगे तो सप्लाई डाउन आ जाएगी, और कीमत कम होने से फिर क्या है, डिमांड अप जाएगी, ये डिमांड अप जाएगी, इधर से इधर आएगी। और अगर रेट कम है तो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर क्या है, अच्छा एक चीज़ और, कौन सा फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो आपको पता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ने से क्या अगेन फिर सप्लाई बढ़ेगी, तो मतलब ऊपर से नीचे आ जाएगा और नीचे से ऊपर, तो बीच में आके टिकेगा, यही होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ है, राइट, और यहाँ पर ये E पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर वैसे X और Y लिखना रह गया, तो आप इसको नोट कर लेंगे, राइट। तो OQ क्या है, क्वांटिटी, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये रेट है, और ये इक्विलिब्रियम रेट है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बराबर हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, मतलब इस रेट पर इतनी क्वांटिटी सप्लाई भी की जाएगी और इतने की डिमांड भी की जा रही है, और ये OR क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।